आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये डीएम तो टीचर से भी कुछ ऊपर ही होता होगा, तभी ये छुट्टी भी कर पाता है हमारे स्कूल की। जब मैं कलेक्ट्रेट गई तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने कलेक्ट्रेट को देखा। खुद खड़े होके 11 दिन तक मैंने सरायपाली में अतिक्रमण हटवाते रही। आई थिंक माई एक्सपीरियंसेस आर माई मेंटर। दो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, एक तो आप जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट होता है एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही अच्छी हो। So myself Gaurav Garg, and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Swati Bhaduria, 2012 batch IS officer from Chhattisgarh cadre. She has been transferred to Uttarakhand cadre in 2015 and was SDM in Mussoorie and Dehradun. Currently she is working as District Magistrate Chamoli, Uttarakhand. We welcome Swati Bhaduria to our show Amazing Mentor. Welcome ma'am. Thank you so much, Gaurav, and it's a pleasure to be on the show. So tell us about your childhood and your hobbies which you enjoyed as a child. I was born and brought up in Gorakhpur, UP, और वहाँ पे एज ए चाइल्ड वी हैड अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में तो बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट भी रहता है। पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे चाचा चाची रहते हैं। बहुत ही लाइवली टाइप की हमारी फैमिली थी और वहीं पे मेरी स्कूलिंग भी हुई। और हॉबीज की मैं बात करूं तो मुझे लगता है ट्रैवलिंग वाज वन ऑफ दी हॉबीज, और काफ़ी हम लोग ट्रैवल करते थे पेरेंट्स के साथ ही, और बाद में अब हम लोग अभी भी ट्रैवल करते हैं काफ़ी हस्बैंड और बच्चे के साथ में। और इसके अलावा मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी अच्छा लगता था बचपन से ही, वो अभी भी हम लोग करते हैं। वैसे तो जो हमारा बेटा है अब हम उसके साथ करते हैं, हाथी बनाते हैं या क्लॉक बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वी ट्राई एंड मेक डिफरेंट थिंग्स। तो आई थिंक और रीडिंग इज अनदर हॉबी। तो ये सारा कुछ जैसा जैसा मूड रहता है उस हिसाब से हमारी हॉबीज भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं। एज ए चाइल्ड व्हाट वाज योर ड्रीम कि मेरे को ये बनना है बड़े होके? एज ए चाइल्ड आई विल से कि मुझे शुरू से ही थोड़ा बहुत पता चल गया था इसके डीएम के बारे में। तो मुझे इनफैक्ट मुझे याद है जब हमारी स्कूल में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी हमारे घर के आसपास, तो डीएम छुट्टी कर देते थे उसको रेनी डे डिक्लेयर करके। तो उस समय आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन, जो भी डीएम होता था, कि ये डीएम के पास इतनी पावर होती है कि स्कूल में भी छुट्टी कर सकता है। क्योंकि बचपन में जनरली बच्चों को ये लगता है कि हम टीचर बनेंगे और जैसे टीचर मारते हैं वैसे हम भी मारेंगे। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये डीएम तो टीचर से भी कुछ ऊपर ही होता होगा, तभी ये छुट्टी भी कर पाता है हमारे स्कूल की। तो मैं काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या होते हैं, कैसे कर पाते हैं, क्यों, मतलब उनके पास ऐसी क्या पावर्स होती हैं। तो धीरे धीरे आई गॉट टू नो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था और मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि ठीक है, आईएएस सिविल सर्विस इज़ अ गुड ऑप्शन और मैं उसमें जाना चाहूँगी। और कई बार मुझे आईपीएस आईएएस दोनों का ही फिर धीरे धीरे मेरे मन में आ गया कि मुझे उधर ही कहीं जाना है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोफेशन, जैसे बचपन में कई बच्चे होते हैं कि भी पहले बोलते नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर बोलते नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है, कभी बोलते हैं मेरे को पायलट बनना है, कीप ऑन चेंजिंग द मूड। तो ऐसा कोई मूड कभी शिफ्ट नहीं हुआ कि नहीं आईएएस नहीं तो अच्छा ये बनना है मेरे को, फिर ये बनना है, फिर ये बनना है? नहीं, आई थिंक आई वाज प्रीटी क्लियर। मुझे बचपन से एक चीज जो कहते हैं ना, बहुत चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा इम्प्रेशन जो एक बार बन जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मुझे लग रहा है कि उस समय आई वाज सेटिस्फाइड। उस समय मैंने काफ़ी क्यूरियोसिटी में काफ़ी रिसर्च भी किया और क्या कर सकता है क्या। तो मतलब आई हैड मोर और लेस मेड अप माई माइंड। ऑल्दो ये तो ज़रूर था कि एक प्लान भी होना चाहिए, कोई भी चीज़ हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हो ही जाएगा। तो प्लान भी मेरे पास थे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसीलिए मेरा रहा, मैंने बीटेक भी किया, सो दैट आई कैन ऑलवेज हैव अ प्लान बी। तो लेकिन कहीं ना कहीं प्लान ए वाज ऑलवेज दिस। एज ए चाइल्ड वर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो इंट्रोवर्ट तो कोई रह ही नहीं सकता। जॉइंट फैमिली में यू हैव पीपल ऑल ओवर, पूरे घर में कोई ना कोई हमेशा कहीं ना कहीं रहता ही था। और इनफैक्ट हमारी कॉलोनी भी बहुत ही लाइवली थी। वी हैड अ बिग कॉलोनी, वहाँ पे हमारे बराबर के बहुत सारे बच्चे होते थे। तो अभी भी मुझे कई लोगों के नाम भी याद रहते हैं। हम घर के ही जो नाम कहते थे, सुबु, कंचन, ईशा, शानू वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे। तो उनके साथ हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, या वो जो इखट दुखट कहते हैं 1 2 3 4 8 तक लिखा रहता है, उसको कूद कूद के जाना रहता है, या फिर आइस पाइस पूरी कॉलोनी में। तो आई डोंट थिंक मतलब मैं इंट्रोवर्ट होने का मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिला। तो वो हमेशा मेरे आसपास का माहौल ऐसा था कि आई हैड नो चॉइस बट टू बी एक्सट्रोवर्ट, बट टू इंटरैक्ट विद पीपल। इसलिए माय चाइल्डहुड वाज वेरी लाइवली और बहुत वी हैड अ लॉट ऑफ फन, मुझे लगता है। तो दैट वाज हाउ इट वाज। कोई ऐसा स्कूल का इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगी व्हिच इज स्टिल इन योर मेमोरी? स्कूल एक्चुअली मैं 5th तक एक स्कूल में पढ़ी, फिर 6th ऑनवर्ड्स मैं दूसरे
स्कूल में गई तो बहुत सारे स्कूल का तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। मैं 6th क्लास में थी तो उस समय मैं आई वेंट टू अनदर स्कूल और लिटिल फ्लावर में, और वहाँ पे पहले से भी कुछ बच्चे थे। तो एक ये लगता है कि शुरू में थोड़े दिन ऐसा लगता है कि आई एम एन आउटसाइडर, क्योंकि बाहर के बहुत कम लोग आते थे, 50 लोग, लेकिन वहाँ स्कूल के काफी लोग रहते थे। तो धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड मिंगलिंग, और फिर लिटिल फ्लावर वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्कूल ऑफ गोरखपुर उस समय। तो हमें लगता था कि वी हैव टू मैच अप टू देम, और उस समय बच्चों की साइकोलॉजी भी रहती है कि नहीं यहाँ पे अच्छा करना है, ये बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ है, मतलब बहुत मेहनत करके। तो फिर 6th क्लास में जब एक हमारे गेम्स टीचर आए, उन्होंने कहा कि जब फाइनल एग्जाम था तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना है, स्टेज के पास में आना है। तो आई डिड नॉट नो कि क्यों बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। देन उसके बाद उनसे हमने पूछा कि क्यों कर रहे हैं। देन ही टोल्ड मी कि आपने चारों सेक्शंस में टॉप किया है। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि मुझे लगता था कि ये जो यहाँ के पहले वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर वे अबव मी, और फिर जब वो रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक द टॉपर। तो एक बहुत ही डिफरेंट और अच्छी फीलिंग थी। और फिर आगे फिर मतलब मेरा स्कूल आई विल डेफिनेटली से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से मिलता है। तो आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू बोथ माई स्कूल्स। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी दिया, बहुत अच्छा फाउंडेशन दिया, और उनकी वजह से ही शायद मैं यहाँ पे हूँ, उनकी पढ़ाई जो भी उस समय हुई थी। तो बाकी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर आपने एक पूछा तो अचानक से दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड। जो माइंड में पहली बार आता है वही सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। तो आपकी आई जर्नी जब चालू हुई तो कहाँ से चालू हुई और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? चैलेंजेस तो ऐसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन में मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स वे वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मुझसे ज़्यादा उन्हें मुझ पर भरोसा था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया, मैंने अपनी पढ़ाई करी, और आई थिंक लाइक इट वाज जस्ट नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। बीच बीच में ज़रूर मोटिवेशन हाई लो ज़रूर होता रहता है। एंड हाँ, अगर मैं चैलेंज कहूँ भी या एक सेटबैक कह लूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस समय मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नहीं भी हो सकता है, बिकॉज जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू की कॉल भी आ गई, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि शायद हो ही जाएगा, मतलब होना ही है। क्योंकि अगर 1000 का सिलेक्शन होना है तो 2500-3000 लोगों को बुलाते हैं, तो लगता है कि ऐसा नहीं, वो टॉप 1000 में तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने तो पहले ऊपर से देखना शुरू किया। जब 300-300 हो गया तो मुझे लगा नहीं, अब तो शायद नहीं हुआ है। फिर मैंने कंट्रोल F करके फाइंड इन पेज किया एंड अपना नाम टाइप किया, रोल नंबर भी टाइप किया, मतलब बहुत सारे कंफर्मेशन किए, एंड मतलब आई फाइनली डिड नॉट फाइंड माय नेम। तो वो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन ठीक है, फिर सेकंड मुझे लगा अब तो मुझे देना ही नहीं है, क्योंकि इतना लंबा फिर से पढ़ाई, फिर 9 पेपर्स देना होता है, 3 घंटे के एक पेपर, वो 27 घंटे का लिखना, फिर उसके अलावा प्रीलिम्स, इंटरव्यू, ये दोबारा तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बट फिर मुझे लगा कोई नहीं, अब जैसे भी करके एक बार पढ़ तो लिया ही है, तो हल्का फुल्का और पढ़ के दे देते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उतनी बल्कि पढ़ाई शायद नहीं भी करी थी जितनी मैंने फर्स्ट में करी थी, लेकिन फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस, और मुझे लगता है मैंने राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा काम किया सेकेंड अटेम्प्ट में। तो दिस इज हाउ आई कुड क्लियर इट इन द सेकेंड अटेम्प्ट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बाद में जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें आया नाम, लेकिन उस समय तक तो मेरा ये फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो दैट वाज हाउ इट वाज। और बीच बीच में डिमोटिवेशन या कुछ होती थी तो आई ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक टू माय पेरेंट्स एंड दे वर अ गुड मोटिवेटर्स, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर प्रोफेसर्स, तो उनको बोलना और बताना और समझाना बहुत अच्छे ढंग से आता है। तो दिस इज हाउ आई कुड कीप माय सेल्फ मोटिवेटेड। जब ऑफिसर आप बन गए और आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ऑफिसर बन गया, तो व्हाट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे याद है मैं रिजर्व बैंक में उस समय काम कर रही थी। उस समय मैंने ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर ली थी जब हमारा रिजल्ट आया, और फिर मैंने कॉल करके, मैं उस समय वहीं थी, ऑफिस में ही थी, और तभी मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है। तो फिर मैंने कॉल किया एंड दे वर वेरी हैप्पी, एंड देन नेक्स्ट डे मैं घर भी चली गई। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम, क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा मुझे यही लगता था कि मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, तो इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करती थी, या फिर उनको कितना दुख होगा यदि नहीं होता है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो वंस यू हैव बिकम एन ऑफिसर, तो हाउ वाज द फीलिंग और क्या क्या लाइफ में चेंजेस आए ऑफिसर बनने के बाद? हाँ, इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। इनफैक्ट मुझे याद है मेरा छत्तीसगढ़ कैडर था पहले व्हेन आई जॉइन। तो उस समय
जब मैं कलेक्ट्रेट गई तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने कलेक्ट्रेट को देखा सामने से। छत्तीसगढ़ में इनफैक्ट मेरी राजनांदगांव में पोस्टिंग हुई थी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि यहाँ मैं आ रही हूँ और एज ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ। उसी तरह से कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे सीएम भी, वहाँ के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज विजिटिंग आवर डिस्ट्रिक्ट। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सीएम को फेस टू फेस देखा। तो मतलब वो सब बहुत शुरू के कुछ समय में बहुत सारी ऐसी नई नई फीलिंग्स हुई कि लग रहा था मतलब इट वाज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो इट वाज वेरी नाइस। और फिर धीरे धीरे हम इवॉल्व करते जाते हैं, फिर लगता है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन वो जो शुरुआत के 1 आध साल होते हैं जब आप नई नई चीजें देखते हैं तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है और बहुत ही मतलब वाव वाली फीलिंग आती है। तो अभी तक आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट हैंडल किए? मैंने सबसे पहले तो मैं एसडीएम थी, वहाँ फिर छत्तीसगढ़ में भी थी, राजनांदगांव में, फिर महासमुंद में भी थी। और वो दोनों ही थोड़े बहुत नक्सल अफेक्टेड, कुछ उनका पार्शली नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आफ्टर बीइंग मैरिड टू नितिन फिर हमारा कैडर मेरा चेंज हुआ। फिर मैं यहाँ एसडीएम मसूरी थी, एसडीएम देहरादून सदर भी थी। फिर एमएसएमई में मैं एडिशनल सीईओ और अपर सचिव भी थी 3 महीने के थे। एंड देन आई वाज सीडीओ हरिद्वार एंड नाउ लगभग 2.5 साल से हम यहाँ पे डीएम चमोली के पद पर मैं तैनात हूँ। आईएएस बनने के बाद शुरुआती दौर में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? वो ये ऐसा मुझे लग रहा है सब कुछ नया था, लेकिन ऐसे कोई चैलेंज नहीं। शुरू में बहुत ज़्यादा एंथू भी रहता है। तो मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ पे मैं मतलब काफ़ी अतिक्रमण वगैरह की, वहाँ जो ऐसा लगता है कि जो भी समस्या आ रही है बस मैं उसको सॉल्व कर दूँ, वैसी वाली फीलिंग रहती है और अभी भी रहती है मुझे तो लगता है। तो उस समय अतिक्रमण का काफ़ी था। तो वहाँ हम लोगों ने मतलब खुद खड़े होकर 11 दिन तक मैंने सरायपाली में अतिक्रमण हटवाते रही कि जाकर सारी दुकान, सब सड़क चौड़ी होनी चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए। तो वो सब भी मतलब लर्निंग बाय डूइंग वाला था कि काफ़ी कुछ कर कर पता चला अच्छा लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए। एंड इट वॉज गुड, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। तो ऐसे चैलेंज तो मुझे नहीं लगता है कुछ, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि हर दिन हमें ऑफिस में कुछ कर कर सीखने को अभी भी मिलता रहता है। ऐसा इट इज़ अ नेवर एंडिंग जॉब कि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि अब नाउ आई नो व्हाट इज टू बी डन इन दिस जॉब। तो एक ऐसा जॉब है जब हम रोज सीखते हैं, रोज करते हैं, रोज कुछ ना कुछ बेहतर बनते जाते हैं प्रॉब्ली। तो जैसे कि पढ़ने में आया कि आपने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में दाखिला करवाया इंस्टेड ऑफ प्राइवेट स्कूल। तो व्हाट वाज दैट मोटिवेशन प्राइवेट स्कूल में ना जाना और आंगनवाड़ी में उसका एडमिशन कराना? ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचकर हमने नहीं किया था ये। वैसे आंगनवाड़ी में एडमिशन हमने उससे एक आंगनवाड़ी मैंने विजिट करी थी तो मुझे लगा कि इसको भी आंगनवाड़ी में एडमिशन कराना चाहिए। एंड हमने अपने फैमिली हस्बैंड से डिस्कस किया, बच्चे से भी पूछा, तो ही वॉज ऑल्सो ओके। तो मुझे लगा कि आंगनवाड़ी मतलब वहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ के टीचर्स अच्छे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को भी खेलने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हर चीज़ के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। प्लस मुझे ये लगता था कि वो जमीन पे ही ग्राउंडेड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपने आप को हाई फाई नहीं समझने लगना चाहिए उसे। तो इस पर्पज से भी हमें लगा कि वो आंगनवाड़ी में रहेगा तो जमीन से जुड़ा रहेगा, आसपास के सभी बच्चों का एक रियलिटी जानेगा, ना कि एक बहुत उड़ने वाला बच्चा बन जाएगा कि रियलिटी से बहुत दूर। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि आंगनवाड़ी इज अ गुड ऑप्शन। वहाँ पे वो जाकर सीखेगा, जमीन पे बैठेगा, तो किसी चीज को वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो हर चीज हमें लगता है कि उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो एज ए डीएम चमोली, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टिल डेट? चमोली जिला मैं कहूँगी कि बहुत ही डाइवर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुझे सीखने को मिलती हैं। और जैसे कहते भी है ना कि पहाड़ में मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं आपको कोई उसका अथाह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। जब मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तभी मुझे इतनी सारी चीज़ें चमोली के बारे में पता चली। फॉर एग्जाम्पल संजीवनी बूटी यहीं के द्रोणागिरी पर्वत से लेकर गए थे हनुमान जी। अत्रि मुनि का आश्रम, अनुसुईया देवी का टेम्पल है यहाँ पे। जो माणा में कहते हैं कि सरस्वती यहीं पे विलुप्त हुई, यहीं पे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये तो माइथोलॉजी रिलेटेड हो गई, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम चाहे हर्ब्स की बात करें, चाहे यहाँ के
जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी बात करें, बहुत ही साफ सुथरा एकदम अच्छा इसका फीलिंग आता है। तो मुझे तो मतलब चमोली में बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल है, यहाँ की जो पहाड़ की लाइफ है वो बहुत ही सिंपल है। ये सब चीजें मुझे काफी अच्छी लगी और काफी कुछ सीखने को मिला कि लाइफ का एक अलग डायमेंशन मुझे यहाँ देखने को मिला। पहाड़ की जो लाइफ होती है वो कितनी यहाँ के लोग कितने रेजिलिएंट होते हैं, कितने मतलब उनकी लाइफ डिफिकल्ट भी होती है लेकिन अच्छी भी होती है। वो दोनों चीजें साथ साथ मतलब डिफिकल्टी में भी कैसे खुश रह सकते हैं, ये सीखने को मिला। मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये टेन्योर रहा, और एज अ पर्सन मुझे इवॉल्व करने में काफी यहाँ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे मदद की। So as a IAS officer, is there any mentor in your career? आई थिंक माई एक्सपीरियंसेस आर माई मेंटर। अगर मैं उस हिसाब से कहूँ कि एक्सपीरियंस से ही हम गेन करते हैं, और फिर वैसे भी मेरे हस्बैंड भी मतलब इसी जॉब में हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस भी करते रहते हैं। तो ऐसे मेंटर की कभी हमें ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख कर उसी से हमने आपको मतलब मेंटर खुद ही कर लिया है, ऐसा लगता है। तो नए बच्चे IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो नए बच्चे कर रहे हैं उसमें मुझे 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती है। एक तो आप जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया। एंड दूसरा जो मैंने शुरू में भी बताया कि मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे नॉलेज बहुत थी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में, मगर मुझे लिखने का तरीका शायद उतना नहीं पता था। तो सेकंड पार्ट होता है एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी। तो ये दोनों अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ने के लिए भी मुझे लगता है कि आप बहुत जगह से बहुत सारी किताबों की आपको लिस्ट लेकर सारी किताबों को पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि आपको पिक एंड चूज अपने हिसाब से। हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है, अलग तरीका होता है। तो आप राय ले लीजिए सबसे, लेकिन अपने हिसाब से फाइनली आप अपना लिस्ट ऑफ बुक्स बनाइए, या कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने ये बनाइए, और उसी को ज़्यादा पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है। रादर देन हम ज़्यादा बुक्स को एक ही बार पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम कम बुक्स को 2-3 बार पढ़ें। तो एक तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको जज जो भी करता है वो हम क्या लिख रहे हैं पेपर में उसके अनुसार करता है, ना कि हमें कितना कुछ आता है। तो एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं उसको ऐसा समझना चाहिए कि हमारी लाइफ के आखिरी 3 घंटे हैं। हमें जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी मतलब हमने 1 साल में पढ़ा है, वो सब दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू शो कि हमें सब कुछ आता है। तो इसलिए मुझे लगता है एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके, और पहले से राइटिंग स्किल्स की थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस करके वैसे आना चाहिए। कैसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, हाउ इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको कैसे पता चलाना है एग्जामिनर को बिना उसको कहे, केवल अपने पेपर के दम पर कि आपको चीज़ें आती हैं। तो ये 2 चीज़ों को अगर हमने ध्यान नहीं रखा, इनमें से एक भी चीज़ में हम कहीं वीक पड़े, तो आई थिंक मतलब दिस एग्जाम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दिख रहा है। इसलिए दोनों पे ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग पढ़ने पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसको वापस एग्जाम में लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही अच्छी होगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर अटेम्प्ट करना चाहिए तो जॉब छोड़ के अटेम्प्ट करना चाहिए या जॉब के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या राय रहेगी आपकी? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर आपने एक थ्रेशोल्ड, अगर आपने वो थ्रेशोल्ड पास कर लिया, आपको लगता है वो बेसिक मिनिमम नॉलेज आपको आ गई है, देन आई डोंट थिंक आपको स्पेशली मतलब छोड़कर ही कुछ करना चाहिए। और मेंस के लिए ज़रूर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो 2 महीने की छुट्टी लेकर, क्योंकि मेंस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई चीज़ों में। यू हैव टू बी टोटली इनटू इट। मेंस इज नॉट समथिंग कि आप घूमते फिरते कर दोगे। आप प्रीलिम्स तो एक बार को आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपको पता है जो आपके सामने 4 ऑप्शन है आप कर ही लोगे प्रॉब्ली। लेकिन मेंस में मुझे लगता है आपको 2-3 महीने की अगर आप वर्किंग है तो उसकी छुट्टी लेकर वो भी मैनेजेबल है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड उस समय के लिए आपके पास एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने खुद भी इंटरव्यू जॉब के साथ में दिया था, तो आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, ऑल्दो मैंने जॉब के साथ में, मैं इनफैक्ट चेन्नई में हमारी उस समय ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं ट्रेनिंग छोड़कर बीच में आके 2-3 दिन में इंटरव्यू हमने दिल्ली में दे दिया था। तो इट इज़ ऑब्वियसली अ पर्सनल चॉइस, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ कंपल्सरी टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब बिफोर अपीयरिंग फॉर दिस। तो नए ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या राय रहेगी आपको? कैसे उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए? क्या डूज एंड डोंट हैं जो शुरू में उनको फॉलो करने चाहिए? मुझे लगता है कि नए ऑफिसर्स बहुत ही एंथू के साथ आते हैं, अपने उसी एंथू के साथ काम करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा
ये नहीं कि ये नहीं होता है तो हमें नहीं करना चाहिए, होता हो चाहे नहीं होता हो। अगर हमें लगता है कि इनफैक्ट मुझे याद है मैं जब वहाँ पे थी छत्तीसगढ़ में, तो मैं उस समय एसडीएम थी, तो मुझे उस समय इलेक्शन भी बल्कि चल रहा था वहाँ पे, एमएलए वाला विधानसभा का। तो ये लिकर मॉनिटरिंग वगैरह में भी मुझे लग रहा था कि हाँ, लिकर विकर का काफ़ी रहता है, तो मुझे लिकर मॉनिटरिंग सेल की मैं हेड भी थी। तो उस समय मुझे काफ़ी मुखबिर की सूचना मिलती थी और मैं खुद जाती थी, चाहे रात में 12 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो। और उस समय ये भी रहता था कि हमारे ड्राइवर और ये लोग कहते थे कि नहीं मैडम, कोई एसडीएम खुद नहीं जाता है, या और लेडी एसडीएम तो बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता था नहीं, मैं तो जाऊंगी भैया, मतलब मुझे मत बताओ पहले क्या हुआ है। और फिर इनफैक्ट एक बार मैं गई और वहाँ पे चूल्हा जो बनाते हैं, चूल्हे के भी अंदर घुसकर कुछ बड़ा सा उन्होंने बना रखा था, उसमें हमें काफी सारी बॉटल्स मिली। और मतलब दैट वाज अ न्यू दिस थिंग कि कभी भी लाइफ में हुआ नहीं था, और लोगों के लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था कि मैं रात में 12 बजे आकर किसी के घर में घुसकर उसके चूल्हे के नीचे से मुझे एक्चुअली रिकवरी भी हो रही है उस रेड में। तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ के गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे, उनको लग रहा था ये कैसे, कोई मैडम कैसे आ सकती है ये चेक करने के लिए। मैं नए ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं दूंगी कि ऐसा करना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, आपको जैसा उचित लगता है वैसा ही करना चाहिए। जस्ट एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या नहीं उचित है। लेकिन कोई एक परिपाटी को फॉलो करना है ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ इसलिए मुझे भी नहीं करना है, वो मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। So rapid round we will start now. हाँ श्योर, प्लीज। Your favorite actor and actress? एक्टर एक्ट्रेसेस तो मेरे बहुत चेंज होते रहते हैं। मुझे याद है पहले मैंने मूवी देखी थी बेटा हॉल में, तो उस समय तो मुझे अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित मेरे फेवरेट हो गए। फिर कभी काजोल हो गई, कभी राजकुमार राव, मतलब इट कीप्स चेंजिंग। वो बस फर्स्ट वाला मुझे याद है कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हुए थे, लेकिन अलॉन्ग विद द मूवीज एंड अलॉन्ग विद एज, मतलब थिंग्स हैव ऑलवेज केप्ट चेंजिंग। Favorite color? आई थिंक येलो। Favorite destination? डेस्टिनेशन मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा, उससे हम जब भी पूछते हैं कहाँ जाना है तो ही सेज अंडमान, तो इसलिए आई थिंक आई विल आल्सो गो विद अंडमान, ऑल्दो वी हैव बीन देयर ट्वाइस और थ्राइस। लेकिन अगेन इफ वी आर गिवन अ चांस तो माय चाइल्ड वांट्स टू गो टू अंडमान, so I will also go to Andaman. Favorite car? आई एम नॉट एट ऑल इनटू कार्ड्स एंड मुझे बस हम लोग ऑफिशियली जो यूज करते हैं दैट इज व्हाट माय फेवरेट कार इज। Second choice of career? As I told you, I was already in Reserve Bank, तो मुझे लगता है I would have happily continued in Reserve Bank. Dream house? तो बस देहरादून में हम एक घर चाहते हैं अपना, और बाकी बहुत ज्यादा कुछ ड्रीम नहीं है, लेकिन हाँ it will be in देहरादून। One line that defines you? One line that defines me is a working mom maybe. तो इसी के साथ अब इंटरव्यू समाप्त करेंगे अपना। It was lovely speaking to you. Thank you very much for your time.